अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 49वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं क्या आगे क्या होता है। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने मुस्कुराते हुए उन सबको एक एक नज़र देखकर फिर जिन्नात शहंशाह शहरयार से कहा, शहंशाह, सब किस्मत की बात है। मैंने उन सरगोशियों की आवाज़ की तरफ चुपके से धीरे धीरे कदम बढ़ाया और जब झाड़ियों के पीछे उन लोगों से छुपकर उन लोगों को देखा तो वो कुछ लोग उस नवमौलूद बच्ची के बारे में धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। उनके बीच एक औरत भी थी जो अपने आंचल से पूरी तरह अपना चेहरा छुपाए खड़ी थी और यकीनन वो औरत ये दाई ही थी। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने उस दाई को देखते हुए इशारा किया और उस दाई ने शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लिया, जिसे देखकर उन सब लोगों के साथ साथ जिन्नात शहंशाह शहरयार भी समझ गया कि वाकई उनके साथ वो चेहरा छुपाए खड़ी औरत ये दाई ही थी। मगर न दुर्वेश अजीज़ बख्तियार और न ही किसी और ने उस दाई को टोका, बल्कि दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने अपनी बात जारी रखते हुए जिन्नात शहंशाह शहरयार से कहा, शहंशाह, उस नवमौलूद बच्ची को तो धोखे में आकर उसके घर वालों ने तो मरी हुई समझकर दफन कर दिया था और फिर उनके जाने के बाद ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जो मैंने अपने कानों से सुना उसमें से एक शख्स कह रहा था कि अच्छा हुआ ये बच्ची अगर ज़िंदा भी होगी तो दफन होने के बाद तो अब ज़रूर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और इस बच्ची के घर वालों को कभी भी ये नहीं पता चल पाएगा कि उनकी बच्ची की मौत कैसे हुई। इतना कहकर वो जालिम लोग सरगोशियों में ही जालिमाना अंदाज में हंस रहे थे और फिर वो सब लोग वहाँ से न जाने कहाँ चले गए और मैं फ़ौरन मामला समझ गया और उनके जाने के बाद मैं फ़ौरन वहाँ उस जगह पर पहुँचा तो देखा कि वो कब्रनुमा जगह को बिल्कुल बराबर कर दिया गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू किया और उस कब्र को दूर पड़ी एक कुल्हाड़ी से जल्दी जल्दी खोदने लगा और जल्द ही मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। और फिर जैसे ही उस कब्र का मुंह खुला तो मैंने देखा कि वो बच्ची बेहोशी के आलम में थी। मैंने फ़ौरन बच्ची को गोद में ले लिया और वो सफ़ेद कफन में बंधी हुई थी। मैंने उस खुले हुए कब्र को फिर से बराबर भी नहीं किया, सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया था। इसी वजह से शायद बच्ची को बचाने का इल्ज़ाम इस दाई पर आ गया और चूँकि मैं अपने उस जिगरी दोस्त हुसैन के घर ही जा रहा था सो मैंने उस बच्ची को लेकर सीधा अपने दोस्त के घर पहुंचा और उस बच्ची को अपने दोस्त की बीवी की गोद में दे दिया और कहा, आज से ये बच्ची तुम्हारी। और उस बच्ची के साथ हुए हादसे को जो कुछ मतलब मैंने सुना था वो सब उन लोगों को बता दिया और वो दोनों कभी मुझे और कभी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मेरा बताया हुआ इल्म नजूम किसी न किसी ज़रिए से किसी न किसी तरह उस वक्त पूरा हो गया था और किसी और की ही बच्ची सही लेकिन वो उसे पाकर बेइंतहा खुश थी। और मेरे दोस्त हुसैन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझ पर फ़ख्र करते हुए कहा, वाकई आज तुम्हारी कही हुई वो बात सच साबित हुई कि औलाद ना होकर भी हमारी औलाद रहेगी। और फिर उस दिन से उन दोनों ने उस बच्ची को यानी मलका मोमिना बेगम को हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाकर रख लिया और उनकी परवरिश का ज़िम्मा अपने ऊपर ले लिया। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार अपनी बात मुकम्मल करके जिन्नात शहंशाह शहरयार को देखने लगा और वो दाई चुपचाप खामोश खड़ी रही और असवद हयात ने दुर्वेश अजीज़ बख्तियार से कहा, जी हुजूर, आपकी बात बिल्कुल हकीकत और वाकई सच साबित हुई। वज़ीर शाहज़मान बिना कुछ कहे दुर्वेश अजीज़ बख्तियार को देखता रहा और वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वहाँ शाही महल में उसकी दास्तान सुनाई जा रही है। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने कहा, बहुत खूब उस्ताद अज़ीज़ मोहतरम, आपका बताया हुआ इल्म नजूम और मलका मोमिना बेगम के बचपन का वाक़या तो काफ़ी हैरान और मुतासिर कर देने वाला है, मगर हमें ये भी तो पता करना होगा कि आपके उस बच्ची के उठा कर ले जाने के बाद कौन उसके पूरे परिवार को उस ज़मीन के अंदर खींचकर कहाँ ले गया और क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ। जिन्नात शहंशाह शहरयार के इस सवाल पर उसका ससुर असवद हयात चौंक कर उसे देखने लगा और दुर्वेश अजीज़ बख्तियार नज़रें झुकाए सोच में पड़ गया। उधर वो नामालूम खौफनाक परछाई मलका मोमिना बेगम को देखते हुए मन ही मन में मुस्कुरा कर बोली, मलका मोमिना बेगम, बस आने दो जल्दी से जिन्नात शहंशाह शहरयार
اور اس درویش عزیز بختیار کو پھر تمہارا بہت سے رشتوں سے سامنا ہوگا، اور پھر اس شاہی جناتی محل کے ہر کونوں میں تمہاری اور تمہاری اس بچی کے نام کی ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ اور خادم شاہویز نے ملکہ مومنہ بیگم سے کہا، ملکہ مومنہ بیگم، ہم لوگ جیسے ہی ان کی انوکھی تقریب میں شرکت کے لیے نکلے تھے کہ لوگوں کی آوازیں سن کر ہمیں رکنا پڑا۔ لوگ گھبرائے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ارے لگتا ہے پھر سے وہ خوفناک لباس والا اجنبی دشمن آ چکا ہے، ضرور یقیناً اسی نے ہی تیر چلایا ہوگا، بے شک ماننا پڑے گا وہ جو بھی ہے مگر ہے بڑا ہی ماہر اور چالاک تیر انداز۔ اس میں سے ایک نے کہا، چلو چل کر اس کے بارے میں اپنے سردار کو بتاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور میں اور شہنشاہ ہم دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ان خطرناک عجیب و غریب مخلوق دشمن کو اب کس نے پریشانی میں ڈال دیا۔ اور چلتے چلتے پھر ہم دونوں کی ہی نظر اس خوفناک لباس میں ملبوس ہستی پر پڑی جو تیر کمان اور تلوار ہاتھوں میں لیے ہم دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، اور اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ ہم لوگ اب بری طرح پھنس گئے ہیں اور یہاں سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ اس نے ہم دونوں کا ہی راستہ روک رکھا تھا۔ تو آخر کیا راز تھا ان عجیب و غریب مخلوق کا؟ کون تھے وہ لوگ اور کیسے وقت کا انتظار کر رہی تھی وہ نامعلوم پرچھائیں؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔